जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। हम लोग मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे, उन सभी बिंदुओं पर हमने विचार किया है। सभी बिंदुओं पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने पढ़ा है, उनसे संबंधित आज हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का भाग पहला लेकर आया हूं, जिसमें मैं कम से कम 8 से 9 प्रश्नों को आप लोगों को कराऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो और सबसे पहले आज हम क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा संविधान की यात्रा करके सीरीज है, जिसमें आप लोगों को टीडीएम क्लासेस की प्लेलिस्ट में संविधान की यात्रा सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने कराया है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को करा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न कूट से संबंधित है। देख लीजिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में हमेशा देखने को मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पहला सूची 1 में दिया गया है हम लोगों को आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, और सूची 2 में दिया गया है उससे संबंधित जो प्रावधान या फिर उस अनुच्छेद में क्या उल्लेख दिया गया है उसको हम लोगों को मिलान करना है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, सबसे पहले मैं आप लोगों को 14 से लेकर 18 तक बताऊं तो 14 से लेकर जो 18 तक का अनुच्छेद है, 14 से लेकर जो 18 तक का अनुच्छेद है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, समानता का अधिकार, यानी कि जिसे समता के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो समता के अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको 14 से 18 में देखने को मिलता है। तो ए में दिया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18, और इधर के एक में दिया है धर्म की स्वतंत्रता। हमको क्या देखना है, समता का अधिकार। तो पहला का हो जाएगा, ए का होगा 2। क्लियर है? और अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को पढ़ाया है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में हमको क्या देखने को मिला, शोषण का अधिकार, यानी कि बी का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा हुआ है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी कि सी का होगा चौथा, और अब डी जो बचा हुआ है उसका होगा हमारा पहला। तो हम इस प्रकार मिलाएंगे, ए का 2 जिसमें भी होगा, ए का 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें नहीं है। तो ए ऑप्शन तो हमारा सभी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हमारा आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है हमारा हो जाएगा ए, मतलब ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो पहला जो प्रश्न है इसका आंसर होगा ए, यानी कि कौन सा, ए का होगा 2, बी का होगा 3, सी का होगा 4 और डी का होगा पहला। क्लियर है इतना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। हमको क्या छांटना है, असत्य कथन को छांटना है। क्लियर है? क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है हम लोगों को असत्य कथन। क्लियर है? क्या पूछा जा रहा है, असत्य कथन, यानी कि हमको असत्य कथन को छांटना है। सबसे पहले प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है कि सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार, सबसे पहले मैं मौलिक अधिकार की बात करूं, मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भाग 3 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक के अनुच्छेद में देखने को मिलता है। और इसकी प्रकृति मैंने बताया था कि इसकी प्रकृति कौन सी होती है, वाद योग्य होती है। क्लियर है? और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जो है कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। आप जानते हैं हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत, और ये अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। यानी कि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, वाद योग्य होते हैं।
क्या होते हैं, वाद्य योग्य होते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों की क्या उल्लंघन होने पर क्या कर सकते हैं, न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ये भी सही है हमारा। अगला ऑप्शन सी है, उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी की सुरक्षा दी जाती है। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी की सुरक्षा दी जाती है। मैं बताया उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दी जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा भी दी जाती है, यानी कि उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा मौलिक अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। क्लियर है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। हमको पूछा क्या जा रहा है, असत्य कथन को हमको छांटना है। क्लियर है, तो असत्य कथन को छांटना है। तो मूल अधिकार स्थायी होते हैं, क्या बोल रहा है, मूल अधिकार स्थायी नहीं होते हैं। क्यों स्थायी नहीं होते, क्योंकि समय समय पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर वो स्थायी होते हैं तो परमानेंट बने रहते, क्योंकि बल्कि मानवाधिकार जो है स्थायी होते हैं, बल्कि मूल अधिकार जो है स्थायी नहीं होते। हमको असत्य कथन पूछ रहा है, इसीलिए ये जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाता है, डी, मूल अधिकार स्थायी होते हैं। क्लियर है, ये तो था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर है, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को हमको बोला जा रहा है, विधि के समक्ष समता का विचार अमेरिका से लिया गया है। क्या बोला जा रहा है, विधि के समक्ष समता का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो विधि के समक्ष समानता, क्या बोला जा रहा है, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख कहां पर है, 14 में दिया गया है। और 14 में जो है दो चीज है, पहले तो यूएसए हो गया और क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया। क्लियर है, अब देखिए ब्रिटेन से क्या लिया, यूएसए से क्या लिया गया है, यूएसए से लिया गया है विधि के समान समान संरक्षण, यानी कि संरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको कहां से लिया गया है, यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विधि के समक्ष समता अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि क्या है, गलत है। पहला हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा क्या बोला, विधि के समान संरक्षण को ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि कहाँ के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्लियर है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें अब हमको कूट में देने के हमको क्या पूछा जा रहा है, असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि दोनों ही असत्य है, मतलब दोनों ही क्या है, असत्य है। तो 1 व 2 दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। क्लियर है इतना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि तीसरे प्रश्न का आंसर कौन सा होता है, सी। क्लियर है इतना, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। क्या बोल रहा है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। क्लियर है, अब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित उल्लेख हमको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलता है। और 19 के द्वारा जो है 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता की रक्षा की प्रावधान कर देखने को मिलता है, जिसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा शांति का, यानी शांति पूर्ण सम्मेलन का अधिकार, यानी कि बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार हमको देखने को मिलता है। और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मौलिक अधिकार वाला आर्टिकल 19, तो उसमें बताया था कि जो है अनुच्छेद जो है 19 के तहत हड़ताल का अधिकार जो है हमको प्राप्त नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा, तीसरा जो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो रहा है। फोन टेपिंग के विरुद्ध भी हमको अधिकार नहीं है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, बिल्कुल सही है, हम सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी हमको है। ठीक है, सही कूट का प्रयोग कर चयन कीजिए। क्लियर है, क्या बोला, सही कूट का चयन कर प्रयोग कर आंसर हमको निकालना है। तो देखिए पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां हमारा क्या है, सम्मिलित किया गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किया गया है। तो देखो पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां जिसमें भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले जो जो नहीं है उसको काट ले, मतलब कौन कौन सा, चौथा और तीसरा जिस जिस में भी है वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा देखने को मिलता है, इसको उड़ा देते हैं। इसमें भी तीसरा देखने को मिलता है, इसको भी उड़ा दी, इसको भी दिया। तो आंसर निकल कर हमारा आ रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी जो है हमारा करेक्ट होता है। चौथे प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला दिया गया 1977 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन किया गया। देखिए 1977 में इसका गठन नहीं किया गया था, इसलिए ये जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और बीपी मंडल के द्वारा पिछड़े वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं में 28% का नहीं था, बल्कि कितने प्रतिशत का, 27% का क्या है आरक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। मतलब दोनों ही कथन क्या है, सत्य। कौन से कथन सत्य है पूछा है तो दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। क्लियर है, ये ना तो एक और ना ही दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक पद को गैर वैधानिक तरीके से धारण कर लिया जाता है, तब न्यायालय कौन सी रीट जारी किया जाता है। सबसे पहले बहुत अच्छा प्रश्न है, सार्वजनिक पद पूछा जा रहा है, उसको गैर वैधानिक तरीके से धारण कर लिया जाता है। मैं आप लोगों को जब रीट बता रहा था, रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रीट जारी करती है, और हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार की रीट जारी करती है। और मैं जब आप लोगों को बता रहा था कि एक जो होता है परमादेश, कौन सा, परमादेश, जिसको कहा जाता है मैंडेमस के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंडेमस होता क्या है या परमादेश कब होता है, जब कोई व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता है। देखिए वैधानिक तरीके से धारण कर लिया जाता है, अब न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है, ये वाला प्रश्न इसका नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जाए इसको सर। जब कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को गैर वैधानिक तरीके से धारण कर लिया जाता है, तो तब न्यायालय कौन सी, देखो क्या बोला, सार्वजनिक पद को गैर वैधानिक, यानी कि कोई व्यक्ति लीगल रूप से उस पद को धारण नहीं किया है, तो उस समय कौन सी रीट जारी करेगा। उस समय दोस्तों एक होता है अधिकार परीक्षा, जिसको कहा जाता है को वारंटो, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। अब को वारंटो का मतलब है अधिकार परीक्षा, मतलब उसको पूछते हैं कि आप जो है जिस पद पर कार्य कर रहे हो उसके बारे में क्या करते हैं, पूछते हैं, मतलब आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उसको पूछने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अधिकार परीक्षा नामक क्या करता है, रीट जारी करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। उत्प्रेषण, जो कि गलत है, उत्प्रेषण का मतलब सूचना को मंगाना या फिर प्रेषित करना। अधिकार परीक्षा, यहाँ पर ऑप्शन बी लिखना भूल गए हैं, तो अधिकार परीक्षा जो है इसमें हमको क्या है, सही है, तो अब अधिकार परीक्षा सही है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, और परमादेश का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य को पालन नहीं करते रहता है, अपने पद के कर्तव्य को पालन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में परमादेश या फिर मैंडेमस रीट जारी किया जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब छठवें प्रश्न का आंसर क्या है, बी, अधिकार परीक्षा। क्लियर है इतना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट का उपयोग सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, सार्वजनिक या फिर व्यक्तिगत। मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके या फिर नोट करके लिखाया था कि जब आप लोगों को मैं मौलिक अधिकार क्या कौन सा रीट वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैं उस समय आप लोगों को पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया था, जब सार्वजनिक, क्या पढ़ा रहा था मैं, देखो सार्वजनिक या व्यक्तिगत दोनों, एक रीट मैं बताया था उस समय आप लोगों को, हैबियस कार्पस। कौन सा रीट, हैबियस कार्पस के नाम से एक रीट पढ़ाया था, हैबियस कार्पस आप लोगों को याद आ रहा होगा। हैबियस कार्पस जिसको क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कब लागू किया जाता है, जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इसका कारण क्या है, जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो है रीट जारी किया जाता है। और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, आम आदमी, किसके विरुद्ध, आम आदमी और पुलिस के विरुद्ध जो है ये रीट जारी किया जाता है। क्लियर है, और इसमें ये बोला जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर उसको न्यायालय में उपस्थित करवाना रहता है। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर जो है न्यायालय में उसे उपस्थित करवाना रहता है। और ये जो रीट होता है व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों की ही
दोनों में ही क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा रिट जारी किया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कार्पस नामक रिट जारी किया जाएगा। क्लियर है। तो 7वें प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्क्रीन में आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। परमादेश रीट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। क्लियर है। पहला क्या बोल रहा है, परमादेश रीट के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को परमादेश रीट के बारे में बता देता हूँ। परमा जो क्या बता रहा हूँ मैं अभी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ परमादेश रीट होता क्या है। सबसे पहले परमादेश जो रीट होता है वो किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, राजकीय या फिर किसके, सरकारी पदाधिकारी, किसके, सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। क्लियर है। और कब जारी किया जाएगा, जब कोई व्यक्ति अपने किसका, पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो है कौन सा रीट जारी किया जाएगा, परमादेश रीट जारी किया जाएगा। क्लियर है इतना। तो परमादेश रीट जारी कौन किसके विरुद्ध करते हैं, राजकीय या सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी करते हैं। और कब जारी किया जाएगा, जब वो व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में जारी किया जाता है। और क्या आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, हम आदेश देते हैं कि आप अपने पदीय कर्तव्य का पालन कीजिए। ये होता है परमादेश रीट। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि परमादेश रीट से संबंधित सारी जानकारियां आपको मिल गई होगी और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा रीट दिया है उत्प्रेषण। दूसरा रीट हमारे सामने है उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण रीट का भी हम क्या कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, ताकि हम लोगों को उत्प्रेषण रीट से संबंधित सारी जानकारियां एक जगह मिल जाए। क्लियर है। उत्प्रेषण रीट की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है सूचना को अपने पास मंगाना। क्लियर है। सूचना को क्या करना होता है, मंगाना या फिर प्रेषित करना क्या होता है, उत्प्रेषण रीट का अर्थ होता है। क्लियर है। तो उत्प्रेषण रीट से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उत्प्रेषण रीट कब जारी किया जाएगा, जब उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, उच्च न्यायालय जो है किसके विरुद्ध जारी करता है, उच्च जो है किसके विरुद्ध जारी करता है, उच्च जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। क्लियर है। उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, उसे कहा जाता है उत्प्रेषण रीट। क्लियर है इतना। तो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को कि उत्प्रेषण रीट होता क्या है। सबसे पहले उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना को अपने पास मंगाना या फिर सूचना को प्रेषित करना, उत्प्रेषण रीट कहलाता है। क्लियर है। लेकिन ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा, और जो हाई कोर्ट होगा वो जिला कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा। क्लियर है इतना। तो उत्प्रेषण रीट केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी है। देखो अधिकतर मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहीं पर भी केवल जैसे वर्ड दिखे या फिर ही, मतलब तो इस प्रकार का जो ऑप्शन होता है अधिकतर क्या होता है, रॉन्ग होता है। और परमादेश जो है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता, क्योंकि मैं अभी बताया कि ये क्या है, सरकारी व्यक्ति या फिर किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, राजकीय सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो दोनों ही कथन क्या है, विचार कीजिए। और इसमें क्या छांटना है हमको, विचार कीजिए। दोनों ही कथन क्या है, सत्य को छांटना है। अब इसमें क्या छांटना है, सत्य कथन को हमको छांटना है। तो ना तो एक है ना तो दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न होगा, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न जो है आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या बोले। एक तरफ आप लोगों को रीट दिया है और दूसरे तरफ आप लोगों को प्रावधान दिया गया है। क्लियर है। देखो एक तरफ क्या दिया है, रीट दिया है, और दूसरी तरफ क्या दिया है, आप लोगों को उससे संबंधित प्रावधान दिया। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है उसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसको गिरफ्तार किए रहते हैं उसको सशरीर, मतलब शरीर के साथ उपस्थित करना रहता है, और उसको न्यायालय में 24 घंटे के भीतर जो है न्यायालय में उपस्थित करना होता है। और उस 24 घंटे में जो है यात्रा का समय जो है काउंट नहीं होता है, बाकी अवकाश का समय भी काउंट होता है। जैसे आप लोगों को जैसे
कहीं पर से जाने में यदि आप बंदी को पकड़ लिए और वहाँ पर से जाने में आपको 200 किलोमीटर की दूरी पर क्या है न्यायालय है, तो आपको 200 किलोमीटर की दूरी पर जो समय क्या होगा व्यतीत होगा वो समय काउंट नहीं होगा। उसके अलावा यदि आपका संडे भी फंस जाता है या फिर कोई गवर्नमेंट छुट्टी फंसता है तो वो समय भी काउंट होता है। क्लियर है इतना? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सशरीर उपस्थित करना मतलब देखिए पहला का कौन सा हो गया, डी, फोर्थ हो गया। क्लियर है? अब परमादेश का मतलब मैं बोला था कि हम आदेश देते हैं। परमादेश, आदेश, इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। परमादेश का मतलब क्या हो रहा है, आदेश। क्लियर है? और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना। क्लियर है? तो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना या मना करना, और उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना। क्लियर है? तो अभी देखो पहला का कौन सा हो रहा है, चौथा। पहला का जिसमें भी चौथा होगा वो हमारा आंसर सही होगा। अब देखो पहला में कौन कौन, अगर चौथा जिसमें नहीं है पहला उसको तो पहले उड़ा देते हैं, पहला का चौथा है ही नहीं, तो हमको आंसर निकल कर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये तो था साथियों आज का हमारा जो है सेशन, जिसमें मैंने 9 प्रश्नों को कराया हूँ। कल और एक भाग लेकर आऊंगा जिसमें मैं कम से कम 9-10 प्रश्न और मौलिक अधिकार से संबंधित जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को मौलिक अधिकार से संबंधित जो थ्योरी वाले पार्ट के साथ साथ आप लोगों का एमसीक्यू वाले पार्ट का भी रिवीजन होता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जो निःशुल्क क्लास है, इस संविधान की यात्रा सीरीज का लाभ उठा पाएं और संविधान से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी टॉपिक पे अपना जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से मजबूत बना सके। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।